Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's video we will learn another important Indian English writer, Nizam Ezekiel. So let's start. As usual, what we will cover in this video: his introductions, biography of the writer or poet, awards and title that he get, important works. So let's start. Let's start with the introduction. Nizam Ezekiel, which is now the father of English poetry. So let's start. He was born in 16th December 1924 in Bombay, मुंबई में, इंडिया में इनका जन्म हुआ. And he is died in 9 January 2004. Nationality, he is an Indian. And community that he belongs to a Beni Israel Jewish community से ये belong करते हैं. That question asked in UGC नेट की मतलब कौन सा राइटर किस धर्म से या फिर कम्युनिटी से बिलोंग करता है. मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा गया था. दैट निज़म एज़ेकिएल इज जूविश. ठीक है ना, आप लोगों को ये याद रखना है. प्रोफेशंस दैट ही इज़ अ वेरी फेमस पोएट. दैट वाई ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. इंडियन इंग्लिश पोइट्री में ये फादर कहे जाते हैं. प्ले राइटर भी रहे हैं, एडिटर, टीचर, लिटरेरी एंड आर्ट क्रिटिक्स. इन्होंने बहुत सारे क्रिटिकल्स वर्क्स में अपनी एडिटिंग की है, तो इसलिए लिटरेरी लैंग्वेज इनकी इंग्लिश रही है. ऐसा नहीं है कि इन्हें और लैंग्वेज नहीं पता थी, पर इन्होंने इंग्लिश को ही हमेशा प्रेफरेंस दी है. ही प्राउडली सेज दैट ही इज़ एन इंग्लिश राइटर. एंड लिटरेरी पीरियड्स में ये जो है मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से ये बिलोंग करते हैं, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंट मॉडर्न. नाउन एज द फादर एंड पियनर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री. ठीक है, ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने आप लोगों को बताया है. उसके बाद बात करते हैं. ही इज़ अ स्टडीड एट विल्सन कॉलेज, मुंबई में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है. फिर उसके बाद इन्होंने पढ़ाया है कहाँ, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया है और फिलोसफी भी इन्होंने पढ़ी है. और उसके बाद ये इंग्लैंड चली गई थी अर्ली 1950s में. फिर स्टडीज़ फिलोसफी एट ब्रिकवेक कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में इन्होंने अपनी पढ़ाई की. अगर मैं कहूँ तो इनके मदर और फादर वो दोनों भी टीचर थे. हिज फादर इज़ ए कॉलेज टीचर एंड हिज मदर इज़ ए प्राइमरी स्कूल टीचर. दैट्स द एनवायरनमेंट दैट ही गेट्स इज़ वेरी, मतलब स्टडी के यूजफुल इनका एनवायरनमेंट था. निज़म एज़ेकिएल इज़ वन ऑफ द मेजर पियोनर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री. ठीक है, इंडियन इंग्लिश पोइट्री. ही हेल्प्ड एस्टेब्लिश इंडियन इंग्लिश पोइट्री एज एन इम्पोर्टेंट लिटरेरी ट्रेडिशन. ठीक है, इन्होंने पोइट्री को बहुत ही इंडिया में बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेडिशन के रूप में प्रचलित किया है. हिज पोइट्री डील्स विद अर्बन लाइफ, शहरी ज़िंदगी के बारे में ये जिक्र करते, क्योंकि बॉम्बे में पैदा हुए थे तो अपनी पोइट्री में ये बार बार इसी शहर का जिक्र करते हैं. एलाइनेशन, आइडेंटिटी, लव, religion, spirituality, human relationship, Indian society and the experience of modern individual, ये सारे themes इनके पोएट्री में हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में डिस्कस करते हैं. मुंबई occupies an important place in his poetic imagination. ठीक है, अपने शहर मुंबई का ये बहुत ही अच्छे से जिक्र करते हैं अपनी पोएट्री में. ये पॉइंट याद रखिएगा. इसके बाद बात करते हैं अवार्ड्स एंड टाइटल दैट ही गॉट फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983. किसके लिए? लेटर्स डे प्लेसम्स. और उसके बाद पद्मश्री दैट ही गॉट 1988 में. अवार्ड्स फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, पूरे लिटरेचर के वर्क के लिए इन्हें मिला है, तो अवार्ड्स भी याद रखिएगा. अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट वर्क. इनके इम्पोर्टेंट वर्क हम लोगों को याद रखने हैं जिनसे क्रोनोलॉजी पूछी जाती है. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज़ ए टाइम टू चेंज. ये आता है 1952 में. उसके बाद आता है 60 पोएम्स 1953 में. फिर आता है द थर्ड 1959 में. फिर आता है द अनफिनिश्ड मैन 1916 में. द एग्जैक्ट नेम 1965 में. 3 प्लेज आते हैं इनके 1969 में. अब इनको याद कैसे करना है, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं
कि अब बदलाव का समय है, ठीक है ना, ए टाइम टू चेंज, बदलाव का समय 1952 में, ताकि हम लोग 60 पोएम्स लिख सकें। जब देखो इंसान में अच्छा दिमाग होगा, अच्छी बुद्धि होगी, तभी वो अच्छी पोएम्स लिख सकेगा। एंड द थर्ड के लिए आप लोग थर्ड पार्टी वाली चीज़ों को देख सकते हैं कि जीवन में कभी भी थर्ड पर्सन की एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर अच्छी रिलेशनशिप चाहते हैं, अच्छी पोएम्स लिखना चाहते हैं, तो आप और अपनी पोएम से अपनी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। तो थर्ड इज़ अबाउट दैट विच मेक्स यू अनफिनिश्ड मैन, ठीक है ना। अगर कोई तीसरा आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आप लोगों को क्या करता है, अनफिनिश करता है, फिनिश नहीं करता है ना, मतलब पूर्ण नहीं बनाता है, पूर्ण रखता है। तो इसलिए परफेक्शन के नज़दीक आना ज़रूरी। फिर अपनी अच्छी पोएम्स लिखने के बाद हमें क्या चाहिए, उसका क्रेडिट भी चाहिए। हमें अपना एग्जैक्ट नेम ऐसे, मतलब ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में देखकर हमें खुशी मिलती है कि हम इतनी अच्छी राइटर बन गए, तो हमें अपना एग्जैक्ट नेम चाहिए। और 3 प्लेज़, यानी कि हमारी कोई भी 3 प्लेज़ वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाए तो हम कितने खुश हो जाते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ों से आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हेमेंस इन द डार्कनेस 1976, लेटर्स डे प्लेसेम्स 1982 में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, जिसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है। द नेक्स्ट वन इज़ कलेक्टेड पोएम्स 1952 से 1988 के बीच की पोएम्स है, विच वाज पब्लिश्ड इन 1989, पब्लिश्ड 1989 में है, बट कलेक्टेड पोएम्स मतलब इनका टाइम पीरियड है जो इन्होंने लिखा है। अब बात आती है इनके 3 प्लेज़ की, वो जो 1969 में पब्लिश हुए थे। उनमें कौन कौन सी प्ले थे, इनका वर्ल्ड फेमस है नालिनी, नालिनी इनका प्ले है, आप लोगों को याद रखना है। और मैरिज नाम से पोएम्स है। द स्लीप वॉकर, ये भी एक प्ले है जो कि इसी में है। उसके बाद आता है डोंट कॉल इट ए सुसाइड ए ट्रेजिडी, ठीक है, सुसाइड नहीं है, ट्रेजिडी है, 1993 में। ये सारी चीज़ें भी याद रखिए, नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके बाद बात करते हैं अनदर वर्क्स की। इन्होंने बहुत सारे वर्क में ये जो है एडिटर रही हैं, लिटरेरी एसेज और आर्टिकल्स भी इन्होंने लिखे हैं, आर्ट क्रिटिसिज्म भी किया है, सोशल क्रिटिसिज्म भी किया है, जर्नल्स की एडिटर रहे हैं, ठीक है। तो अब लोग एडिटर में बात करते हैं। एन अमेजन रीडर के ये एडिटर रहे 1965 में, जोसेफ किंग रीडर के भी एडिटर रही है 1969 में। उसके बाद अनदर इंडिया के 1919 में और सिलेक्टेड प्रोज के 1992 में ये मतलब इन्होंने एडिटर रही हैं। अब बात करते हैं इनकी इम्पोर्टेंट पोएम की। ही इज़ ए फेमस पोएट, तो हम लोगों को इनकी पोएम्स हमें ज़रूर पता होनी चाहिए ताकि मैच तो फॉलोइंग में आए, तो हम लोग अच्छे से जान पाए। देखो जो राइटर्स हमारे सिलेबस में दिए होते हैं BA या फिर MA में, वो राइटर्स हमें अच्छे से याद भी होने चाहिए, होते ही हैं लगभग, तो ये एक रिवीजन टाइप की भी चीज़ हो जाएगी। और जो लोग UGC की तैयारी करते हैं उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जो राइटर्स हमारे सिलेबस में होते हैं वही UGC में और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, की बहुत ही फेमस पोएम है, इसको हम लोग स्लाइटली डिस्कस करेंगे। इनकी फेमस पोएम को शॉर्ट समरी टाइप में हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द प्रोफेसर गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS, ये भी इनकी बहुत ही फेमस पोएम है। इनकी जो भी पोएम्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, प्रोफेसर है, गुड बाय वाली भी है, एंटरप्राइज, ये भी इनकी बहुत ही फेमस पोएम है। द पोएट बर्ड वॉचर, इनकी बहुत ही फेमस पोएम है जो कि हमारे सिलेबस में भी है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ बैकग्राउंड एंड कैजुअली द पेट्रॉइड, ये भी हमारे सिलेबस में, इसे भी यूट्यूब पर सर्च करके पढ़िए। वेरी इंडियन पोएम्स इन इंडियन इंग्लिश, ये भी अच्छी पोएम है। भी इनकी और भी पोएम्स है जैसे कि फिलोसफी, मैरिज, द अनफिनिश्ड मैन, आइसलैंड, द एग्जैक्ट नेम, ये इनका बहुत ही अच्छा पोइट्री कलेक्शन इनका वर्क रहा है। ए मॉर्निंग वॉक, अर्बन, द विजिटर, वेरी फेमस पोएम, जूविस वेडिंग इन बॉम्बे, केस स्टडी, द रेलवे कलरक एंड इन इंडिया, ये सारी इनकी इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं। हमें नाम वैसे भी याद रह जाएगा, बहुत सारे पोएम्स तो हम लोगों के सिलेबस में ही है। लेट्स स्टार्ट द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन क्या है, इस पोएम में ये राइटर्स देखते हैं, चलो डिस्कस करते हैं। द पोएम डिस्क्राइब हाउ द पोएट्स मदर इज़ बीटन बाय ए स्कॉर्पियन, की पोएट की मदर को एक बिच्छू ने काट लिया है जब काफ़ी बारिश के दिन थे।
विलेजर्स गैदर एंड यूज सुपरस्टिशियस बिलीफ एंड प्रे टू हेल्प हर। देखो इसमें राइटर ने, हमारी पोइट ने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम इंडियन बिना लॉजिक के चीज़ें समझने की बजाय उन्हें कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। देखो किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय हम लोग प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं कि हे भगवान इसे ठीक कर दीजिए, मंत्र उच्चारण करने शुरू कर देते हैं। पोइट ने ये भी दिखाया है इस पोएम में कि किस तरह एक इंसान तो मंत्र उच्चारण शुरू कर देता है बजाय इलाज के, बट द वाइफ यानी कि वाइफ का जो हस्बैंड है यानी कि जो पोइट का फादर है वो इस साइंटिफिक वे से सोचता है, वो उसकी माँ की हेल्प करता है। हाँ, सुपरस्टिशियस थिंग्स को दिखाने की कोशिश की इन्होंने। हर हस्बैंड ट्राइज रेशनल मेथड्स टू क्योर हर। ठीक है, उन्होंने अपनी लॉजिकल चीज़ों का यूज़ किया है, साइंटिफिक चीज़ों का यूज़ किया, यानी कि पहले तो एंटीसेप्टिक चीज़ें उस पर उनके घाव पर लगाई हैं जहाँ पर बिच्छू ने काट लिया, फिर उसे आग से जलाया और देखभाल की। आफ्टर मैनी आवर्स, काफ़ी घंटों के बाद, सी रिकवर्स यानी कि उसे थोड़ा रिलैक्सेशन फील हुआ। द पोएम एंड्स विद द मदर एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड दैट द स्कॉर्पियन बीट हर इंस्टेड ऑफ हर चिल्ड्रन। देखो जब उसकी माँ ठीक हो जाती है तो वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि बिच्छू ने उसी को काटा, उसके बच्चों को नहीं काटा। दैट शोज़ कि इंडियन मदर्स का दिल कैसा होता है। ठीक है ना, ये चीज़ इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। जो लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। लिटिल आइडिया मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से सुपरस्टिशियस और लॉजिकल चीज़ों में इसमें कंपैरिजन दिखाई गई है कि किस तरह इंडियन मदर का दिल होता है जो कि अपने बच्चों को हर हाल में सेफ रखना चाहती हैं। इसमें राइटर ये दिखाने की कोशिश करता है कि अंधविश्वास जो है वो लॉजिकल चीज़ों पर खरे नहीं उतरते हैं। अब इनकी अगली पोएम जो कि है पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर, इसकी समरी देखते हैं हम लोग लिटिल टाइप में। द पोएम कंपेयर्स ए पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर, यानी कि पोएट जो है इन तीनों को ही कंपेयर करता है। कैसे ये तीनों एक दूसरे में समान होते हैं, किस तरह एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ऑल थ्री नीड्स पेशेंस, तीनों को ही धैर्य की, ऑब्जर्वेशन निरीक्षण की, एंड सेंसिटिविटी की ज़रूरत होती है। जस्ट ऐसे बर्ड वॉचर वेट्स फॉर ए बर्ड, कि किस तरह बर्ड वॉचर, देखो हम लोगों ने कितने सारे ऐसे यूनिक और रेयर बर्ड्स की हम लोग फ़ोटो देखते हैं न्यूज़पेपर में। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पहले तो मैं कलेक्ट भी करती थी इस तरीके की चीज़ें जहाँ पर यूनिक बर्ड्स और यूनिक क्रिएचर्स की फ़ोटो आती थी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक बर्ड वॉचर बर्ड्स की बेस्ट मूवमेंट और रेयर बर्ड्स को खोजने की कोशिश करता है कि कब वो उस चीज़ को अपने कैमरे में कैप्चर कर पाए। तो ये इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि बर्ड वॉचर को बहुत ही धैर्य चाहिए होता है। एंड ए लवर वेट्स फॉर लव, और उसी तरह एक जो प्रेमी होता है उसे अपने प्रेमिका के लिए, प्यार पाने के लिए वैसा ही धैर्य चाहिए होता है। ए पोएट मस्ट पेशेंटली वेट फॉर द पोएटिक इंस्पिरेशन, और एक पोएट को भी जो है अपने अंदर सही शब्दों का चुनाव करने के लिए उतना ही धैर्य चाहिए होता है। देखो वर्ड्स तो हमारे आसपास बहुत हैं, पर कितने ही ऐसे अच्छे पोएट्स हैं जिन्हें हम जानते हैं। जो भी पोएट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से इंस्पिरेशन लेके कहीं शांति में कहाँ कहाँ जाते हैं, वो लोग घूमते हैं ताकि बहुत ही अच्छे शब्दों का चुनाव कर सके और ताकि वो रिदमिक चीज़ें हमें प्रदान कर सकें। तो ये तीनों ही जो हैं पोएट, लवर और बर्ड वॉचर, इन तीनों चीज़ों पर समान होते हैं। अगर ये सब लोग अपना धैर्य नहीं रखेंगे तो अपनी बेस्ट चीज़ों को, जिस तरीके से एक बर्ड वॉचर जो है, एक बर्ड वॉचर अगर वेट नहीं करेगा तो मतलब वो बेस्ट मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पाएगा। प्रेमी अगर प्रेमिका का हृदय में प्रेम का इंतज़ार नहीं करेगा कि भाई उसकी प्रेमिका भी उसे प्यार करे, अगर वो जल्दबाजी करेगा तो उसकी प्रेमिका भी उसे छोड़कर चली जाएगी। और इसी तरह अगर पोएट सही टाइम का वेट नहीं करेगा तो फिर हो सकता है उसे अपने पोएम्स के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड्स ना मिलें। ठीक है, और इनकी पोएम इनके किस वर्क में थी, द एग्जैक्ट नेम में, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1965। एज यूजल इनके थीम्स क्या है, पेशेंस है, धैर्य होना चाहिए, लव, क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन एंड ब्यूटी। आइलैंड की आइलैंड प्रेजेंस बॉम्बे, एंड मुंबई इज एन आइलैंड सिटी एंड रिफ्लेक्ट्स द पोइट रिलेशनशिप विद द सिटी। देखो हमारी पोइट जो है इसी शहर में जन्मे है, तो जाहिर सी बात है जो राइटर, जो पोएट जो है जहाँ जन्म लेता है अपनी जगह का जिक्र ज़रूर करता है। वो जगह उसे किस तरीके से प्रेरणा देती है या उसे कष्ट देती है, इन दोनों ही चीज़ों का जिक्र करता है। द पोएम एक्सप्लोर्स अर्बन लाइफ आइसोलेशन, की किस तरह शहरी जीवन होता है, अकेलापन होता है, वहाँ पर आइडेंटिटिकल चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं।
and contrast between individual loneliness and larger city community. देखो इसमें जो पॉइंट दोनों तरीके की बात करता है कि किस तरह बॉम्बे शहर में एक तरफ तो जो है काफ़ी लेविश लाइफ लोग जी रहे होते हैं, और एक तरफ जो है दूसरी मतलब पुअर्टी वाली, हमें पता है कि मुंबई में ही धारावी बसती है। मुंबई बहुत ही महंगा शहर भी है, एक जगह तो वहाँ पर कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं और दूसरी तरफ कितनी ही झोपड़पट्टियाँ हैं जो कि पुअर्टी और लोनलीनेस को दिखाती हैं। और इसमें थीम्स जो हैं वो दिखाए गए हैं अर्बन लाइफ, शहरी जीवन, आइसोलेशन, आइडेंटिटी एंड बॉम्बे शहर के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग इसे डिटेल में जो लोग सर्च करके पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लिटिल आइडिया मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। शहरी जीवन में दोनों ही चीज़ें होती हैं। एक तरफ तो कभी कभी तो जीवन बहुत ही अच्छा और उत्साह से बीतता है, कभी लाइफ में चैलेंजेस भी आते हैं, तो ये दोनों तरीके की चीज़ों का जिक्र अपने इस पोएम में करते हैं। फिर उसके बाद बात आते हैं द विजिटर की। द विजिटर कौन होता है? विजिटर है ना, अतिथि। कौन हो सकता है? डील्स विद द अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ ए विजिटर, द स्पीकर थॉट्स द फीलिंग अबाउट ह्यूमन रिलेशन। देखो इस पोएम में ऐसे दिखाया गया है कि इंडियन वे में किस तरह के सुपरस्टिशंस चीज़ों को दिखाया गया कि एक बार एक पक्षी जिसे हम लोग क्रो कहते हैं, वो पोएट के घर पर सुबह आके बोलता है, क्रो क्रो करता है। फिर उसके बाद पोएट को लगता है कि अरे आज तो कोई मेहमान आएगा। ऐसी चीज़ें इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलती कि अगर आपके घर पर कोई क्रो आके बोले तो आपके घर पर मेहमान आता है। वही पोएट तो अपने एक्साइटेड हो गया कि कोई अच्छा मेहमान आएगा, कुछ बातें होंगी, इंटरेस्टिंग बातें होंगी। पोएट पूरा दिन वेट करता है, बट अनएक्सपेक्टेड थिंग्स क्या है? वही कोई इंसान, ऐसा इंसान नहीं आता जो कि मेहमान का होता है। उसका एक दोस्त आता है जो कि रेगुलर बेसिस पर आता है, शाम को वही आता है, और उनकी बातें भी सिगरेट के धुएं की तरह होते हैं जो कि बिना किसी काम के होते हैं, व्यर्थहीन होते हैं, कोई सार नहीं होता उनकी बातों का। तो पोएट यहाँ पर सुपरस्टिशियस चीज़ों को ब्रेक करते हुए कहता है कि हमें इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, इतनी मैजिकल चीज़ें नहीं पाल लेनी चाहिए जो कि हमें कोई भी सुपरस्टिशियस या रिलीजियस थिंग्स हमें बताती हैं। हमें लॉजिकल वे में चलना चाहिए कि कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। कोआ बोल रहा है तो मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा अतिथि आएगा जो हमारे लिए यूज़फुल होगा। देखो उसका वो फ्रेंड आया भी और उसके लिए कुछ लेकर भी नहीं आया। द पोएम एक्सप्लोर्स लोनलीनेस। भाई पोएट अकेला था और वो खुश हो रहा था कि कोई मेहमान आएगा। ह्यूमन कांटेक्ट की बात करता है कि किस तरीके से हम लोग अतिथियों का सम्मान करते हैं और आने का इंतज़ार करते हैं। एक्सपेक्टेशन, उम्मीद करता है वो कि कोई अच्छा मेहमान आए। एंड द डिफ़िकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन की डिफ़िकल्टी की बात करता है क्योंकि पोएट भले ही अपने उस मित्र के साथ बैठ लिया हो, उन्होंने थोड़ी बातें कर ली पर उनकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, वो बहुत ही सारहीन थी जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो इसलिए डिफ़िकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन, तभी तो वो अकेला फील कर रहा है क्योंकि वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। लोनलीनेस हर जगह है। लोनलीनेस, ह्यूमन रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन और आइसोलेशन इसके मेजर थीम्स हैं। आई होप कि आप लोगों को इन चारों ही पोएम्स की शॉर्ट समरी समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू so much for your attention. Like, share and subscribe. Keep learning, keep growing, keep smiling. Thank you so much. We will meet in another video.